नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात करेंगे कि जिन चेहरों को प्रशांत किशोर ने निशाने पर लिया या यूं कहीं कि बेनकाब किया, भ्रष्टाचार के अलग अलग एंगल से उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला, उन चारों ही चेहरों को फिर से मंत्री बना दिया गया है। उसमें एक चेहरे ऐसे भी थे जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन पर भी पार्टी ने यानी बीजेपी ने भरोसा कर लिया है। तो क्या माना जाए कि अगर प्रशांत किशोर या कोई और चेहरा किसी चेहरे को लेकर कोई आरोप लगाता है और उसके उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, प्रमाण भी होता है, और फिर भी पार्टियां इन बातों की सुध नहीं लेती है, तो क्या पब्लिक भी यही चाहती है? क्योंकि प्रचंड जीत जो हासिल की है बीजेपी ने और खासकर एनडीए खेमा ने, उसके बाद सवाल पूछने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि इन चारों चेहरों पर यानी दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी के ऊपर जो एक के बाद एक बड़े एलिगेशन लगे, उसमें अपराध का भी एंगल था और भ्रष्टाचार का भी एंगल था, उन सारे आरोपों का क्या हुआ? बीजेपी के अंदर खाने से, जिसमें आर के सिंह, हालांकि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पार्टी ने भी कारण बताओ नोटिस उन्हें थमा दिया था। इसके अलावा जेडीयू के नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को लेकर भी सवाल उठाया, सम्राट चौधरी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी सवाल उठाए। इन सवालों का चुनाव के बाद कोई मतलब नहीं बनता है क्या? मंत्री बन जाने के बाद इन तमाम सवालों से बीजेपी और जेडीयू खेमा ने किनारा कर लिया है? क्या पार्टियों ने एक मुहर लगा दी है कि आप जिस भी चेहरे को लेकर जितने भी बड़े एलिगेशन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है? हालांकि प्रशांत किशोर ने ये जरूर कहा था कि जिन जिन चेहरों को लेकर मैंने सवाल उठाए हैं, अगर उन चेहरों को फिर से मौका मिलता है, पार्टी अगर उन पे भरोसा जताती है या वो बिहार सरकार का हिस्सा बनते हैं, तो मैं कोर्ट का रुख करने वाला हूं। अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे और उन्हें वही जिम्मेदारी मिल चुकी है, यानी बिहार सरकार में नंबर 2 की हैसियत में फिलहाल सम्राट चौधरी हैं। नीतीश कुमार अगर सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो सम्राट चौधरी नंबर 2 की हैसियत पे डिप्टी सीएम के तौर पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर और इसके अलावा एक मर्डर की घटना में भी उनकी संलिप्तता को लेकर, शिल्पी जैन मर्डर केस की संलिप्तता को लेकर भी पीके ने सवाल उठाए थे। तो उन सवालों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। जब भी उनसे सवाल पूछे गए उनकी पढ़ाई को लेकर, तब भी उन्होंने यही हवाला दिया कि नहीं नहीं, आप एफिडेविट में देख लीजिए, मैं क्यों बताऊं। और उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने 10वीं पास की है या नहीं की है। बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। दो सवाल जहां थे वहीं पे है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर इनके खिलाफ कोर्ट का रुख करने वाले हैं? एक और चेहरा है जेडीयू के, उन पे जरा बात कर लेते हैं। वो है अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, पुराने कांग्रेसी हैं और मौजूदा वक्त में प्रशांत किशोर ने उनको, उनकी पत्नी, उनकी बेटी को लेकर बहुत सारे एक के बाद एक खुलासे किए और भ्रष्टाचार के एंगल से उन्होंने कहा कि इन्होंने करोड़ों की अकूत संपत्ति बनाई है। जो पैसों का लेन देन है वो सवाल खड़े कर रहा है। उन्हें भी रिपीट कर दिया गया, उन्हें भी नीतीश कुमार ने रिपीट कर दिया है। वो नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करते थे और जेडीयू के ही अंदर से, यानी जो जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने चुनाव से पहले, मतलब चुनाव परिणाम से पहले सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि जिनके जिनके ऊपर आरोप है उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब दिए बगैर, क्लीन चिट मिले बगैर वो सीधे मंत्री बन चुके हैं। हालांकि उन्होंने कोर्ट के जरिए नोटिस जरूर भिजवा दिया था, मानहानि का नोटिस प्रशांत किशोर को, लेकिन वो मामला वहीं का वहीं रह गया था और प्रशांत किशोर ने उस वक्त चेतावनी दी थी कि अगर आपने ये नोटिस वापस नहीं लिया तो मैं एक और खुलासा 1 हफ्ते के अंदर करने वाला हूं। और उसके बाद दोनों ही एंगल से लोग शांत पड़ गए, यानी ना उसके बाद अशोक चौधरी ने कोई स्टेप लिया, ना प्रशांत किशोर ने। लेकिन क्या इनको लेकर भी प्रशांत किशोर कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जो कि उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था? एक और चेहरा है मंगल पांडे। मंगल पांडे को भी रिपीट किया गया है, उन पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्री के तौर पर। और फिलहाल मंगल पांडे को लेकर भी क्या पीके कोर्ट जाएंगे, ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि पीके ने इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के एंगल से बहुत सारे खुलासे किए थे कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने बिहार को लूटा है अधिकारियों के साथ मिलकर। दिलीप जायसवाल संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन इनके ऊपर भी एक के बाद एक बड़े एलिगेशन प्रशांत किशोर ने लगाए। तो ये 4 बिहार के वो चेहरे जिनको मिल चुकी है बिहार में बड़ी जिम्मेदारी, या बिहार सरकार के मंत्री हैं, एक जेडीयू खेमे से और 3 बीजेपी खेमे से। तो क्या मानकर चलें कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत बहुत दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर
ने ये कह दिया कि ना वो राजनीति छोड़ने वाले हैं ना बिहार छोड़ने वाले हैं। वो लगातार सरकार के ऊपर जो विपक्ष के एंगल से जो दबाव बनाने का काम होता है या फिर सवाल उठाने का काम होता है, वो उस जगह पे बने रहेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 4 चेहरों को लेकर प्रशांत किशोर का अगला स्टैंड क्या होता है। क्या वाकई वो कोर्ट का रुख करते हैं, और अगर कोर्ट का रुख करते हैं तो कोई फेरबदल होने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि बीजेपी ने और जेडीयू ने यूं कहें कि प्रशांत किशोर को आंखें दिखा दी है कि आप जितने आरोप लगा लीजिए, जितने संगीन आरोप हैं, हमें हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो प्रचंड बहुमत वाले हैं। और प्रचंड बहुमत वाले से कौन सवाल पूछने वाला है? कोई सवाल पूछेगा नहीं। सवाल तो बिहार के पत्रकार हो या दिल्ली के हो, वो सभी पूछ रहे हैं किससे? प्रशांत किशोर से। तो इस पे अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इन 4 चेहरों को बिना क्लीन चिट मिले कैसे बिहार सरकार में जगह मिल चुकी है। क्या ये 4 चेहरे अपने आप को बेदाग साबित करेंगे, या फिर सिर्फ आरोप को आरोप के तौर पर ही लिया जाएगा? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल आप मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टा, फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं बिहार के अलावा देश दुनिया की खबरों के लिए और अलग एंगल से खबरें समझने के लिए।